वेलकम एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हमारा जो मौजू है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो एफएससी पार्ट 1 की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 10 है और उसका टॉपिक 10.2 है जो कि है मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इस टॉपिक को अगर आप देखते हैं तो एक्चुअली इसमें दो टॉपिक्स हैं। पहला है इसमें मैग्नीफाइंग पावर, जबकि दूसरा टॉपिक इसमें है रिजॉल्विंग पावर। अब ये दोनों टॉपिक्स क्योंकि इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनको डिटेल से समझने के लिए हमें जो है वो प्रॉपर डिटेल से समझने की ज़रूरत है। और अगर हम इस एक वीडियो में इनको कवर करने की कोशिश करेंगे तो ये एक काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। इसलिए हम इस वीडियो में हमारा फोकस जो है वो सिर्फ हम डिस्कस करेंगे मैग्नीफाइंग पावर को और समझने की कोशिश करेंगे कि मैग्नीफाइंग पावर क्या है और मैग्नीफिकेशन क्या है या एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या है। जबकि रिजॉल्विंग पावर जो है उसको मैं ब्रीफली यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट उसका बता दूंगा या आइडिया थोड़ा सा दे दूंगा। अलबत्ता उसके लिए जो एक अलग वीडियो मैंने बनाई है रिजॉल्विंग पावर के टॉपिक से, तो वो मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो आप वो वीडियो देख के रिजॉल्विंग पावर को भी समझ सकते हैं कि रिजॉल्विंग पावर क्या है। इस वीडियो में हमारा फोकस जो होगा वो सिर्फ होगा मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या है? मैग्नीफाइंग पावर को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि मैग्निफिकेशन क्या है या मैग्निफिकेशन हम किसे कहते हैं। मैग्निफिकेशन एक्चुअली कहते हैं कि मैग्नीफाई करना, कहते हैं टू एनलार्ज, किसी चीज़ को जो है ना वो बड़ा करके दिखाना। एनलार्ज, टू एनलार्ज समथिंग, किसी भी चीज़ को जो आपने बड़ा करके दिखाना है उसको कहते हैं मैग्नीफाई करना। मिसाल के तौर पे अगर कहीं पे कोई बहुत ही स्मॉल राइटिंग लिखी हुई है, जिसको आप अपनी नेकेड आई से अगर आप पढ़ना चाहें या देखना चाहें तो आप नहीं देख सकते, तो आप क्या करते हैं, आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं। और जब मैग्नीफाइंग ग्लास को उसमें से देखते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू, ये अगर आपकी आँख है तो मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू जब आप देखते हैं तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है कि इस जो आपके पास लिखी हुई राइटिंग, स्मॉल राइटिंग है, उसको एनलार्ज करके आपको दिखा देता है पावर। सो अब आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। सो ये जो इस मैग्नीफाइंग ग्लास ने किया है, ये क्या किया इसने, इसने मैग्नीफाई कर दिया है। मैग्नीफाइंग ग्लास हमारे पास ये, सो इस मैग्नीफाइंग ग्लास ने क्या किया है, इस जो हमारे पास राइटिंग लिखी हुई थी जो कि इंतहाई स्मॉल राइटिंग थी उसको मैग्नीफाई करके हमें बड़ा करके शो कर दिया और अब हम इसको ईजीली पढ़ सकते हैं। तो ये जो है इसको कहते हैं मैग्नीफाई करना, मैग्निफिकेशन। ये होता कैसे है? जनरली होता ये है कि अगर हम इसको यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं कि नॉर्मली हम कुछ लेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कन्वेक्स लेंस की एग्जांपल ले लेते हैं और अगर हम इस कन्वेक्स लेंस के सामने अपनी ऑब्जेक्ट रखते हैं, मिसाल के तौर पे हमारी ऑब्जेक्ट है, ये एरो हमारी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसको हमने रखा है कुछ फासले पे जो कि है उसकी फोकल लेंथ से थोड़ा सा पीछे। जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है उससे थोड़ा सा पीछे हमने उस ऑब्जेक्ट रखा है। मैं इस वीडियो के नीचे जाके आपको बता देता हूँ कि फोकस लेंथ क्या है, बल्कि यहीं पे मैं बताता हूँ फोकस लेंथ एक्चुअली फोकल लेंथ होता है कि जहाँ पे हमारा जो लेंस है जब उसमें से पैरेलल रेज आ रही होती हैं तो वो फासला, अगर हमारे पास लाइट की रेज आ रही हैं इस लेंस में से, तो वो फासला जहाँ पे ये लेंस तमाम की तमाम रेज को फोकस करता है उसको कहते हैं ये उसकी फोकल लेंथ है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये फोकस कर रहा है तो ये जो डिस्टेंस है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, लेट्स से ये 5 सेंटीमीटर है। सो इस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। सो ये जो डिस्टेंस इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा इसको लिखते हैं एफ। और हर लेंस की मुख्तलिफ फोकल लेंथ होती है डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हैं। इस केस में लेट्स सपोज कि हमारे फोकल लेंथ ये है जो कि
अगेन जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में 5 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, और हमने अपनी ऑब्जेक्ट को रख दिया है एक डिस्टेंस, लेट्स सपोज 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमने इस ऑब्जेक्ट को रख दिया है। अब इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनेगा जो कि इसी लेंस जो हमने रखा, लेंस की ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड पे जाके ये बनेगा इसका इमेज, जो इसके 2f डिस्टेंस से आगे जाके यहाँ पे इसका एक इमेज बनेगा, और जो कि इन्वर्टेड इमेज होगा। इन्वर्टेड से मुराद ये कि अगर ऑब्जेक्ट का यहाँ पे अगर आप देखें एरो अपसाइड डाउन है, तो यहाँ पे जो है वो एरो डाउन होगा इमेज का, और साइज उसका ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। सो ये एक्चुअली ये अगर हम यहाँ पे ड्रा कर देते हैं, फॉर एग्जांपल सॉरी ये इसका, मैं यहाँ पे रेजर से इसको रेज करके दोबारा बना देते हैं। तो ये रेज यहाँ पे आएंगे और ये एक इमेज इसका बन जाएगा। अब अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज A to B है, जो इसका इमेज का साइज होगा वो होगा A प्राइम B प्राइम। सो अब इस लेंस ने क्या किया है, इस कन्वेक्स लेंस ने हमारे पास जो इनिशियल ऑब्जेक्ट थी जिसका साइज जो है वो ए बी था, जो कि स्मॉलर था, लेट्स सपोज यहाँ पे हम कर लेते हैं कि ए बी हमारे पास है, फॉर एग्जांपल ए बी हमारे पास इक्वल है 3 सेंटीमीटर, ये जैसे हम सपोज कर रहे हैं। उसका इमेज हमारे बना के दे दिया है ए प्राइम बी प्राइम, जो कि है लेट्स सपोज 9 सेंटीमीटर है, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे हम लिख रहे हैं। सो अब इस लेंस ने क्या किया है, इस लेंस ने जो ये हमारे पास लेंस है कन्वेक्स लेंस, इसने ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट थी इसको एनलार्ज करके इसका एक हमें इमेज बना के दे दिया है, जो कि हमारी ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है और उसके अपोजिट साइड में। अब यहाँ से हमने डेफिनेशन निकालनी है कि डेफिनेशन मैग्निफिकेशन की क्या होगी। सो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन होगी कि जो हमारे पास द रेशियो ऑफ, लेट मी चेंज द कलर ताकि आप इसको ज़्यादा बेहतर देख सकें। अब हम इसको ले लेते हैं कि द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो ये जो रेशियो है इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये इसकी मैग्निफिकेशन होगी, इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन। सो इस जो हमारी ऊपर वाली एग्जांपल है इसमें हमारे पास जो हमने लिखा है कि हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या होगी, मैग्निफिकेशन होगी ए प्राइम बी प्राइम ओवर ए बी, क्योंकि ए प्राइम और बी प्राइम हमारी साइज है हमारी इमेज का, जबकि ए बी हमारा साइज है हमारी ऑब्जेक्ट का। सो हमने सपोज किया कि हमारी इमेज का साइज है 9 सेंटीमीटर और हमारे ऑब्जेक्ट का साइज है 3 सेंटीमीटर। सो इसका मतलब है कि जो मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन होगी वो कितनी होगी, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3 टाइम्स है। सो इसका मतलब है कि ये जो लेंस है हमारे पास, इस लेंस की जो है मैग्नीफाइंग पावर है वो है 3। सो इसका मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम इस लेंस के इस साइड पे रखेंगे, जब हम इस लेंस के थ्रू उसको देखेंगे तो उसका साइज वो कितना बड़ा हो जाएगा, वो 3 टाइम बड़ा हो जाएगा। जैसे हमने इस मैग्नीफाइंग ग्लास में से देखा था कि जब हमने इस मैग्नीफाइंग ग्लास को में से देख रहे थे ऑब्जेक्ट को, तो उससे जो हमारा इनिशियल साइज था वो बहुत स्मॉल था, लेकिन जब हमने मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखा तो उसका साइज
कुछ फोल्ड बड़ा हो गया, जैसे 3 टाइम्स या 2 टाइम्स उसका बड़ा हो गया। सो इसी तरह इस लेंस की जो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर है वो क्या आई है, वो आई है 3 के। इसमें से जब भी हम किसी चीज़ को देखेंगे वो उसको 3 टाइम एनलार्ज कर देगा। अब मैग्नीफाइंग पावर जो है उसको समझने के लिए हमें ज़रूरी है हम एक ब्रीफ सा समझ लें कि लेंस जो है वो, जब लेंस में से हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसका इमेज कैसे बनता है और कहाँ बनता है। अगरचे ये आप इसको डिटेल से स्टडी करेंगे जब आप एफएससी पार्ट 2 के फिजिक्स में रे डायग्राम्स को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आप ज़्यादा डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको ब्रीफली समझाने के लिए मैं बता देता हूँ कि हम एक्चुअली लेंस कैसे जो है, लेंस में से इमेज कैसे बनता है और कहाँ पे बनता है। सो अब हमने जैसा पहले बताया कि हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये कन्वेक्स लेंस है और ये इसकी फोकल लेंथ है जहाँ पे उसकी लाइट फोकस हो, अगर हम इसमें से लाइट गुजारें तो जहाँ पे फोकस होगी वो यहाँ पे होगी। और ये हमारे पास 2 फोकल लेंथ है, इसी तरह ये हमारे पास 3 फोकल लेंथ है। अब जैसा मैंने पहले बताया कि ये डिपेंड करता है कि हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, कितने फासले पे पड़ा हुआ है, उसी के हिसाब से हमारा जो है वो इमेज बनता है लेंस के मुकाबले में। अब हमारा पहला केस है, हम समझ लेते हैं कि अगर हमने हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है बियॉन्ड 2f, यानी कि दो, हमने अपनी ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से 2 फोकल लेंथ से भी थोड़ा सा पीछे रखा हुआ है। अब ये अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसके केस में हमारा जो इमेज बनेगा, अगर हमारा इसी तरह हमारा अपोजिट साइड में हमारे पास ये फोकल लेंथ है, ये 2 टाइम फोकल लेंथ है और ये 3 टाइम फोकल लेंथ है, तो इसका जो हमारे पास इमेज बनेगा वो हमारे पास बनेगा एफ ओ फोकल लेंथ और 2 फोकल लेंथ के बीच में इसका इमेज बनेगा। और ये इमेज जो है वो एक तो इन्वर्टेड इमेज होगा, जिस तरह पहले मैंने बताया कि यहाँ पे अगर एरो का हेड ऊपर है तो यहाँ पे नीचे होगा, और इसका जो है वो साइज जो है वो इस ऑब्जेक्ट के साइज की निस्बत कम होगा। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ए एंड बी है तो इसका जो साइज ए प्राइम बी प्राइम होगा वो कम साइज होगा। सो इसको हम कहते हैं कि ये डायमेंशनड इमेज है। यह है इसका पहला केस। अब दूसरा केस है कि हम एग्जैक्ट जो है वो इसको 2f के ऊपर रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम दूसरा सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा दूसरा केस है जिसमें हमने अगेन हम एक ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास फोकल लेंथ f है, ये हमारे पास 2f है और यहाँ हमारे पास 3f है। अब हम इस ऑब्जेक्ट को नज़दीक ले आए हैं और ऑब्जेक्ट हमने एग्जैक्टली जो 2 फोकल लेंथ है वहाँ पे रख दिया है। सो अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब जो इसका इमेज बनेगा अपोजिट साइड पे लेंस के, अगर हमारे पास ये f है, ये 2f है और ये 3f है, तो इसका इमेज भी एग्जैक्ट 2 फोकल लेंथ डिस्टेंस पे बनेगा और उसका साइज एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज है। सो पहले केस में हमारे पास क्या है, ए प्राइम बी प्राइम जो कि इमेज है वो उसका साइज लेस देन है ए बी से, जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है। दूसरे केस में हमारे पास क्या है कि साइज हमारा ए प्राइम और बी प्राइम क्या होगा, ये सेम होगा जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है। ये हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है, ऑब्जेक्ट साइज, जबकि ये हमारे पास क्या है, इमेज का साइज है, इमेज साइज। सो इमेज का साइज जो है वो इक्वल है ऑब्जेक्ट के साइज के। ये है दूसरा केस है। अब हमारे पास आ जाता है तीसरा केस है। वो तीसरा केस है कि जब हम, अगर हमारे पास, अब फिर हम एक लेंस को ड्रॉ करते हैं और इस बार हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, अगर हमारे पास ये इसकी फोकल लेंथ है, ये 2 टाइम्स फोकल लेंथ है, ये 3 टाइम्स, और अब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकल लेंथ और 2 फोकल लेंथ के बीच में अगर हम रखते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है ए बी। सो अब इसकी वजह से जो हमारे पास इमेज बनेगा, हमारे पास अगर ये एफ है, ये 2f है, ये 3f है, सो इसकी वजह से अब हमारे पास जो इमेज बनेगा वो है 2f और 3f के बीच में बनेगा, और इसका इमेज जो है ए प्राइम बी वो एक
अगेन इन्वर्टेड इमेज होगा लेकिन ऑब्जेक्ट की निस्बत बड़ा इमेज होगा। सो इस केस में हमारे पास क्या होगा, ए प्राइम बी प्राइम जो कि इमेज का साइज है वो बड़ा होगा हमारी ऑब्जेक्ट के साइज से। यानी कि अब हमें जो ऑब्जेक्ट है अगर हम इस लेंस में से देखते हैं, अगर हम एफ और 2f के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को और इस लेंस में से हम देखते हैं तो हमें जो है ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ी नजर आएगी, लेंस की दूसरी तरफ नजर आएगी। ये आपने गौर करना है कि यहाँ पे जितने भी केसेस हैं, चाहे वो केस 1 है, केस 2 है या केस 3 है, जो इमेजेस बन रहे हैं वो उसके अपोजिट साइड पे, अगर हमने इस तरफ ऑब्जेक्ट हमारा इस तरफ रखा हुआ है, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो उसका इमेज जो बन रहा है वो हमारा अपोजिट साइड पे बन रहा है। सो यहाँ पे भी इसका इमेज अपोजिट साइड पे बन रहा है। तो अब हम केस 4 को देख लेते हैं। लेट मी गो लिटिल बिट डाउन। अब हमारे पास केस 4 है कि हम अगर अगेन कन्वेक्शन लेंस है हमारे पास, सो इसकी फोकल लेंथ है 2 फोकल लेंथ, 3 फोकल लेंथ है, अपोजिट साइड पे फोकल लेंथ 2f और 3f है। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट उसके फोकल्स पे रखते हैं, जब हम एग्जैक्ट फोकस पे रखेंगे तो यहाँ पे आपने देखना है कि हमें इसकी अपोजिट साइड पे कोई इमेज नजर नहीं आएगा। ये क्यों नजर नहीं आएगा, ये आप एक्चुअली एफएससी पार्ट 2 में इसको ज़्यादा डिटेल से समझेंगे। यहाँ पे आपके लिए सिर्फ इतना याद रखना काफ़ी है कि इसका कोई भी इमेज जो है वो अपोजिट साइड पे नहीं बनेगा। अब अगर आप इसको यहाँ पे एग्जैक्ट फोकस पे रखते हैं तो दूसरी साइड पे इसका कोई इमेज नहीं बनेगा। सो हमारे पास ए प्राइम बी प्राइम 0 होगा, हम यानी कि हो गए नहीं, हमारे पास इमेज है नहीं, इसका क्रिएट ही नहीं हुआ। अब इसका फाइनल केस आता है, लेट मी गो लिटिल बिट डाउन अगेन से, और ये हमारे पास है फाइनल केस जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसको हमने यूज़ करना है मैग्नीफाइंग पावर को समझने के लिए। अब ये केस है जिसमें हम अगर ऑब्जेक्ट को, अगर हमारे पास ये लेंस है, हमारे पास ये फोकल लेंथ है, ये 2f है, ये 3f है, इसी तरह हमारे पास ये f है, ये 2f है, ये 3f है। सो अब अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ से कम फासले पर रखते हैं, अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको हमने समझना है कि ये हमारी ऑब्जेक्ट है जो कि है ए बी। अब अगर हम इसको फोकल लेंथ से कम फासले पे रखते हैं तो जो इसका इमेज बनेगा वो इसी साइड पे इमेज इसका बनेगा, जिस तरफ ऑब्जेक्ट पर आ रहा है इसी तरफ इसका इमेज बनेगा, और इमेज क्या होगा, वो एक एनलार्ज्ड इमेज होगा, ए प्राइम बी प्राइम। अब ये एग्जैक्टली वो चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर एक्सप्लेन किया। अगर आप ऊपर जाके देखें तो मैंने क्या बताया था आपको कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो है, ये जब हमें एक स्मॉल साइज में एक ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है जो हमें देख नहीं सकते, जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास, इसका मतलब ये जो इस तरह मैग्नीफाइंग ग्लास को रखते हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट है हमारी, इस केस में जो हमारी ये राइटिंग है, ये हमारी ऑब्जेक्ट है, ये फोकल लेंथ से कम फासले पे पड़ी है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा उसी साइड पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट है। सो हमारी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है तो इसके केस में इसका इमेज भी इसी डायरेक्शन में बना है लेकिन एक बड़ा इमेज बना है। सो ये है कि मैग्नीफाइंग ग्लास से हम जब देखेंगे तो इसका एक बड़ा इमेज नजर आएगा जिसको हम इजीली देख सकते हैं। सो ये चीज़ है, ये है लास्ट केस जो आपने देखा कि लेंस से, ये उस वक्त होता है जब हम लेंस से उसको फोकल लेंथ, जो लेंस की फोकल लेंथ है उससे कम फासले पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें, जैसे यहाँ पे, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा ए प्राइम बी प्राइम हमेशा ये फिर जो है हमारा जो है वो बड़ा होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट का साइज है ए बी से। और इस केस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक तो ये है कि ये वर्चुअल इमेज होगा, ये उसी तरफ इमेज होगा जिस तरफ ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है, और ये वर्चुअल इमेज होगा, और ये उसी तरह का इमेज होगा जिस तरह ऑब्जेक्ट है। जैसे अगर ऑब्जेक्ट का एरो ऊपर है तो यहाँ पे इमेज का एरो भी ऊपर होगा, जबकि बाकी केसेस में आपने देखा है कि इमेज एक तो ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड पे था, दूसरा वो इन्वर्टेड इमेज था, अगर ऑब्जेक्ट का एरो ऊपर है तो यहाँ पे एरो नीचे था। ये वाइड केस है जिसमें अगर ऑब्जेक्ट जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही उसका इमेज क्रिएट होगा। सो ये है जो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करता है कि उस चीज को जो इनिशियली स्मॉल साइज था उसको हमारे मैग्नीफाइंग ग्लास ने, जब हमने लेंस को यूज किया तो उसने क्या किया, उसको बड़ा करके हमें दिखा दिया है। तो ये था सिर्फ आपको समझाने के लिए कि लेंस काम कैसे करते हैं। सो इसकी मदद से हम आपको, अब मैं आपको समझाऊंगा कि मैग्नीफाइंग पावर क्या है। सो
मैग्नीफाइंग पावर समझने के लिए हम फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब जनरली होता क्या कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर हमारे पास ये इंसानी आंख है तो आपको पता है कि हमारी आंख में एक लेंस लगा होता है, और जब हम एक ऑब्जेक्ट को कुछ फासले पे रख के देखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट जो कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, जब हम इसको देखते हैं तो इसका एक इमेज हमारी रेटिना के ऊपर बनता है। सो ये हमारा रेटिना है आंख के पीछे, तो रेटिना के ऊपर हमारा एक इमेज बनता है। मैं इसको ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। तो मुश्किल है यहाँ पे रेज को ड्रा करना, क्योंकि सपोज करें हमारे पास ये, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है और इसका जो इमेज क्रिएट हो रहा है वो यहाँ पे इमेज क्रिएट हो रहा है। अब ये जो इमेज का साइज है ये डिपेंड करता है कि इस ऑब्जेक्ट का जो है वो एंगल वो क्या बन रहा है आंख के वाले से। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एंगल है θ1। अब हम क्या करते हैं कि इसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा नज़दीक लेके आते हैं। जब हम इस ऑब्जेक्ट को, लेट मी चेंज द कलर, आप इसको बेहतर समझ सकेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। सो अब हम क्या करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को, ये साइज से सेम रहेगा, इसी ऑब्जेक्ट को अब हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं। जब हम नज़दीक लेके आएंगे तो जब हम यहाँ पे लेके आएंगे और अब दोबारा हमें, अब इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो हमें बड़ा नजर आएगा हमारी आंख के ऊपर थोड़ा सा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि अब जो इस ऑब्जेक्ट का एंगल बन रहा है हमारे आंख के साथ, जो कि ये रेड आपको डॉटेड लाइन में नजर आएगा, ये एंगल जो है, ये पहले जो एंगल है उससे ये एंगल अब बड़ा है हमारा। θ1 जो है, θ2 जो है वो बड़ा है θ1 से। तो ये जो एंगल ऑब्जेक्ट का बना है आंख के साथ, उसके एंगल के बड़ा होने की वजह से अब हमें जो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है वो, लेट मी डिलीट दिस और दोबारा से इसको मैं ड्रा करता हूँ। सो अब जो इमेज है हमारा वो आपको बड़ा नजर आएगा, क्योंकि अब उसका एंगल थोड़ा θ1 की निस्बत θ2 बड़ा हो रहा है। अगर हम इसको मजीद नज़दीक ले आएंगे तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है जिसको हम कहते हैं नियर पॉइंट, आप नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, मेरी दूसरी वीडियो आप देख सकते हैं जो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है, तो वो आप देख सकते हैं। जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ले आएंगे, इसी ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे हमें सबसे, लेट मी चेंज द कलर, इसका जो इमेज है वो हमें यहाँ पे सबसे बड़ा नज़र आएगा। सो अगर अब हम अपनी ऑब्जेक्ट को एंड पॉइंट जो हमारा नियर पॉइंट है यहाँ पे ले आते हैं तो हमारी ऑब्जेक्ट का साइज अब सेम है, लेकिन अब इसका इमेज जो है हमें सबसे बड़ा नज़र आएगा, जो कि यहाँ तक होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अब हमारा जो एंगल है इस ऑब्जेक्ट का हमारी आंख के साथ एंगल जो है वो अब θ3 है, इसको θ3 बोल लेते हैं, और θ3 जो है वो बड़ा है θ2 से और वो बड़ा है θ1 से। सो जितना हमारी आंख के साथ एंगल बड़ा होता जाएगा उतना ही वो इमेज उसका हमें बड़ा होता जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा जब हम एक चीज़ को दूर रखते हैं तो वो हमें सही दिखाई नहीं देती या छोटा सा दिखाई देता है। जैसे जैसे हम उसको करीब लेके आते जाते हैं अपनी आंख के, तो हमें वो ऑब्जेक्ट हम क्लियरली उसको देख सकते हैं और वो हमें उसका साइज बड़ा नजर आता है। लेकिन यहाँ पे ये काबिल गौर बात है कि एन जो है नियर पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमें सबसे अच्छा और क्लियर इमेज नजर आता है। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट इंतहाई छोटी है, स्मॉल साइज है, और उसको हमने देखना है तो उसको हमें नियर पॉइंट से नज़दीक लेके आना पड़ेगा। लेकिन जैसे हमने दूसरी वीडियो में देखा था, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वाली वीडियो में, कि अगर हम नियर पॉइंट से ज़्यादा नज़दीक, ये जो नियर पॉइंट है ये डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर, अगर हम इससे कम फासले पे लेके आते हैं तो हमारे जो हमें ऑब्जेक्ट नज़र आती है वो हमें क्लियर नज़र नहीं आती बल्कि ब्लर्ड इमेज नज़र आता है। सो अब अगर हमने उस केस में
एक ऑब्जेक्ट को देखना है तो वो हम कैसे देख सकते हैं कि एक राइटिंग बहुत ही छोटी है लेकिन हमने उसको देखना है इसमें से, तो वो कैसे देखेंगे। सो अगेन इस डायग्राम को मैं दोबारा ड्रा कर लेता हूँ ताकि आप इसको हमने यूज करना है। तो ये आंख है और हमने कहा कि अगर हम इसको एक ऑब्जेक्ट को, वन सेकंड प्लीज, सो अगर हम इसको नियर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं सो यहाँ पे हम उसको बेस्ट देख सकते हैं और इसका इमेज हमारे पास बनेगा, ये इमेज बनेगा। ये इसका इमेज हमारे पास बनेगा और इसका एंगल जो है वो है θ3। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत स्मॉल है तो उसको हम अगर n पे रखते हैं तो फिर हम ठीक तरह से नहीं देख सकते। तो हम उसको अगर हमने देखना है तो हमें उसके करीब लेके आना पड़ेगा। लेकिन अगर हम करीब लेके आते हैं तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की वजह से, जैसे हमने पढ़ा था कि उससे क्या होगा कि हमें एक ब्लर इमेज नजर आएगा। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन फिर ये है कि हम अगेन अपनी आंख के बिल्कुल करीब जो है एक लेंस रख लेते हैं, कन्वेक्स लेंस। और ये हमारे पास आंख है। सो राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आई हम एक कन्वेक्स लेंस रख लेंगे। अब जब हम कन्वेक्स लेंस आंख के सामने हमने रख लिया तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम ऑब्जेक्ट को जो इनिशियली डिस्टेंस n पे है, अब हम उस ऑब्जेक्ट को, रिमूव दिस, इससे कंफ्यूजन होगी। सो अब हम क्या करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट से नज़दीक लेके आ जाते हैं। लेट्स सपोज कि इस लेंस की फोकल लेंथ जो है वो यहाँ पे है और हम उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आ जाते हैं। सेम ऑब्जेक्ट जो ये है, साइज हमारा अगर यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे भी हमारा साइज ऑब्जेक्ट का क्या है, ए बी। लेकिन अगर हमारे पास लेंस ना होता यहाँ पे और हम इसको आगे लेके आते तो फिर हम इसको सही से नहीं देख सकते थे, क्योंकि हमें एक ब्लर इमेज नजर आना था, क्योंकि हमारा ये नियर पॉइंट से ज़्यादा नज़दीक आ गए थे। जैसे मैंने दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हम जो सबसे अच्छा एक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं वो है अगर हम उसको नियर पॉइंट पे रखते हैं। जब हम नियर पॉइंट से भी ज़्यादा नज़दीक लेके आ जाते हैं तो हम उसको नहीं देख सकते, हमें वो एक ब्लर इमेज नज़र आता है। सो उस ब्लर इमेज को काउंटर करने के लिए हमने क्या किया, अब हम ऑप्टिकल लेंस इसमें रखते हैं। अब ये लेंस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इस लेंस की फोकल लेंथ से कम फासले पे है, तो जैसे हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ये वाला जो केस है कि जब लेंस से कम, फोकल लेंथ से कम फासले पे ऑब्जेक्ट पड़ी हो तो क्या होता है कि उसका एक इमेज क्रिएट होता है उसी डायरेक्शन पे जहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो बड़ा इमेज क्रिएट होता है। तो अब अगर हम यहाँ पे उसको इमेज ड्रा करते हैं, सो इस केस में अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और क्योंकि ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ से कम फासले पे है तो इसका एक इमेज क्रिएट होगा जो कि बड़ा इमेज होगा और उसी डायरेक्शन में होगा जहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है। ये अब ये जो इमेज है, अब ये एक हमारे पास बड़ा इमेज हमारी आंख के ऊपर बनेगा और जिसको हम इजीली देख सकेंगे। अब ये जो इमेज है, सो अब अगर आप ये देखेंगे ये जो एंगल बना है इसको अगर हम एंगल फाई कह लेते हैं, सो एंगल फाई जो है, और ये जो जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट, हमने कोई ऑप्टिकल लेंस यूज नहीं किया था उस केस में हमारा एंगल था थीटा जो कि स्मॉल एंगल था, तो हमारे ऑब्जेक्ट का साइज भी
इमेज का साइज भी स्मॉलर था। अब क्योंकि इस केस में जब हमने कन्वेक्स लेंस यूज़ किया है तो कन्वेक्स लेंस ने इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज क्रिएट किया है जो कि ए प्राइम बी प्राइम यहाँ पे है। अब ये हमारी जो आँख है, हमारी आँख इस इमेज को एज ए ऑब्जेक्ट देख रही है, क्योंकि अब ये एक बड़ी ऑब्जेक्ट है उसकी हमारी आँख के लिए, तो बड़ा होने की वजह से उसका इमेज भी जो है वो क्रिएट बड़ा होगा। एक तो वो साइज में बड़ा है, दूसरा वो हमारे पास नियर पॉइंट या उससे पीछे है। तो जिस तरह हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट या उससे पीछे है तो हम उसको क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन अगर वो नियर पॉइंट से नज़दीक है तो हम उसको नहीं देख सकते। यहाँ पे हमारी असल ऑब्जेक्ट जो है वो नियर पॉइंट से नज़दीक है, लेकिन क्योंकि इस कन्वेक्स लेंस ने उसका जो इमेज क्रिएट किया वो ए प्राइम बी प्राइम यहाँ पे एक बड़ा इमेज क्रिएट कर दिया। अब इसकी वजह से हमारे पास जो है हमारी आंख के लिए ये जो ए प्राइम बी प्राइम जो एक्चुअली इमेज है कन्वेक्स लेंस का, हमारी आंख के लिए वो एक ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है और हमारी आंख को ये नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे रेटिना के ऊपर एक बड़ा इमेज क्रिएट होगा और हमारी आंख इजीली क्लियरली हम इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं और हम उसको पढ़ सकते हैं। इसी वजह से यही वो वजह है जिस वजह से हम जब मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बयान किया था, तो उसमें क्या होता है कि ये केस जो था कि जब हमारे पास हमने इसको, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारे पास इंतहाई स्मॉल साइज था और उसको हम वैसे नहीं देख सकते थे, ब्लर इमेज था, लेकिन जब हमने उसको लेंस आंख और इस ऑब्जेक्ट जो हमारे उसके बीच हमने कन्वेक्स लेंस को रख दिया तो उस कन्वेक्स लेंस ने इसको बड़ा करके हमें दिखा दिया और हमारी आंख इजीली इसको देख सकती है। सो ये एग्जैक्टली वजह है कि क्यों हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास उसको कैसे बड़ा करके दिखाते हैं और हम उसको कैसे बड़ा करके देख सकते हैं। सो यहाँ से हमारी डेफिनेशन निकलेगी एंगुलर मैग्निफिकेशन की। सो एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है उसकी डेफिनेशन है जो हमने इसी समझा है, इसी से हमारी जो एंगुलर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन है वो बनेगी कि द मैग्नीफाइंग पावर और द एंगुलर मैग्निफिकेशन। अगर इसको हम एंगुलर मैग्निफिकेशन लिख लेते हैं तो एंगुलर मैग्निफिकेशन ये क्या है, एंगुलर मैग्निफिकेशन इसको हम डिफाइन कर लेते हैं एज रेशियो, ये होती है रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। image as seen through the optical device to that subtended by the object at a naked eye, by the object at the unaided eye। यानी कि वो एंगल, सो इसको कहते हैं रेशियो ऑफ द एंगल, यानी कि वो एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एज सीन थ्रू द ऑप्टिकल डिवाइस, कि जब हम ऑप्टिकल डिवाइस, हमारे केस में यहाँ पे लेंस हमारा क्या है, ये हमारा ऑप्टिकल डिवाइस है। सो वो एंगल जो हमारे इस इमेज, यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे ये है इमेज एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, जो इमेज एंगल बना रहा है। अब इस केस में हमारा इमेज क्या एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। जो एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, जब हम उसको एक ऑप्टिकल डिवाइस में से देख रहे हैं तो जो इमेज का एंगल बन रहा है उसकी रेशियो, जो हमारे पास एंगल फाई है उसकी रेशियो किसके साथ, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट अनएडेड आई। सो इसकी रेशियो किसके साथ, एंगल जो ऑब्जेक्ट, हमारी असल ऑब्जेक्ट जो है वो एंगल बना रही है जब हमारे पास लेंस नहीं रखा था। सो रेशियो जब हमने अपनी आंख के सामने लेंस रखे और उस लेंस में से हम देख रहे हैं तो जो इमेज बन रहा है, वो जो इमेज एंगल बना रहा है उसकी जो रेशियो है उस एंगल के साथ जब हमारे पास कोई भी ऑप्टिकल कंपोनेंट नहीं है और सिर्फ हमारी ऑब्जेक्ट एक एंगल बना रही है जो कि यहाँ पे है थीटा 3,
सो ये जो रेशियो है, इस रेशियो को कहते हैं हमारे पास, ये क्या है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। सो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है कि वो एंगल जो एक इमेज बनाता है हमारी आंख के साथ, जब हमने एक ऑप्टिकल डिवाइस बीच में रखा हुआ है यानी ऑप्टिकल लेंस रखा हुआ है, तो जो एंगल हमारे पास बनता है फाई, उसकी रेशियो या उसको हम डिवाइड करें अगर हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट के एंगल के साथ, जब हमने उसके बीच में कोई भी ऑप्टिकल कंपोनेंट नहीं रखा हुआ, तो ये जो है रेशियो जो इसकी होती है, इसको हम बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फाई जो है वो काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू θ3। सो इस केस में हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट हमें बड़ा नज़र आएगा। सो ये डेफिनेशन है एंगुलर मैग्निफिकेशन की। सो ये टॉपिक है मैग्निफिकेशन का। सो ब्रीफली जैसा मैंने बयान किया पहले कि मैग्निफिकेशन क्या है कि बड़ा करके दिखाना, किसी चीज़ को मैग्नीफाई करके दिखाना। सो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? मैग्नीफाइंग पावर होती है कि किसी भी डिवाइस की वो सलाहियत, वो एबिलिटी जिससे वो एक ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है। कि ये अगर लेंस की, अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट छोटे साइज में है और अगर हम इसको लेंस के थ्रू देखते हैं और उसको वो हमें बड़ा करके, सॉरी इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा, दोबारा मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ कि अब इसको अगर हम लेंस के थ्रू देखते हैं और वो हमें इसको एक बड़ा करके दिखाता है, तो इसको कहते हैं कि ये इसकी, इस लेंस की मैग्नीफाइंग पावर है। जितना टाइम, फॉर एग्जांपल अगर ये साइज को, अगर हम जिस एग्जांपल में हमने पहले दिया था कि ये अगर 9 सेंटीमीटर है और हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ए बी हमारी ऑब्जेक्ट है, ए प्राइम बी प्राइम हमारा इमेज है। सो इस केस में हमारी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी? वो होगी 9 सेंटीमीटर जो इमेज का साइज है डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट का साइज 3 सेंटीमीटर है। तो हमारी मैग्नीफाइंग पावर इस ऑब्जेक्ट, इस जो ऑप्टिकल डिवाइस या हमारा लेंस है, इसकी मैग्नीफाइंग पावर जो है वो है 3, यानी कि वो जितना बड़ा हमारे इमेज को करके दिखा सकता है, इसको कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। अब दूसरा टॉपिक जो है वो है रिजॉल्विंग पावर। तो अगरचे उसके लिए मैं अलग से वीडियो, उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली उसका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि रिजॉल्विंग पावर। सो जैसे मैग्नीफाइंग पावर जो है वो क्या करती है कि उससे हम करते हैं कि कितना बड़ा करके हम चीज़ को, एक ऑप्टिकल डिवाइस हमें दिखा सकता है, वो उस ऑप्टिकल डिवाइस की होती है मैग्नीफाइंग पावर। रिजॉल्विंग पावर उसके मुकाबले में ये होती है कि कितने फासले पे दो चीज़ें रखी हों तो हम उनको क्लियरली एज ए दो चीज़ें देख सकें। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ये सफ़ियर पड़ी हुई है, ये 1 है और एक कुछ फासले पे अगर दूसरी स्फीयर पड़ी हुई है, तो हम इन दोनों को क्लियरली देख सकते हैं, हम रिजॉल्व कर सकते हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये हमारे पास स्फीयर 1 है और ये हमारे पास स्फीयर 2 है। अब अगर ये स्फीयर मज़ीद करीब आ सकती हैं, करीब आ जाएं, एक यहाँ पे आ जाए, एक यहाँ पे आ जाए, तो स्टिल हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये स्फीयर 1 है जबकि ये स्फीयर 2 है। लेकिन अब अगर यहाँ पे ये मज़ीद करीब आ जाए और इस तरह हो जाए, अब हमारी आंख के लिए डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा कि क्या ये एक स्फीयर है या ये दो स्फीयर हैं। अब रिजॉल्विंग पावर किसी भी ऑप्टिकल कंपोनेंट की होती है कि वो कितने फासले पे, ये अगर इन दोनों के बीच में जो फासला है, फॉर एग्जांपल अगर ये फासला जो है ये है, जस्ट सपोज कि हम कह लेते हैं ये डी फासला जो है ये 10 सेंटीमीटर है और अब ये फासला कम हो गया है, तो अब पहले 10 सेंटीमीटर था, हम क्लियरली इसको देख सकते थे सेपरेटली। अब हमने ये फासला कम कर दिया, लेट्स सपोज यहाँ पे डी हो गया, वो हो गया है 3 सेंटीमीटर। और अब जब हमने, तो अभी भी हम इसको कम करके फासला कम है लेकिन फिर भी हम इनको एज ए दो डिफरेंट स्फीयर्स के तौर पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। सो इसका मतलब यहाँ पे हमें ये लगता है कि जैसे ये यहाँ तो एक ही स्फीयर है, यहाँ कोई एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसका शेप अजीब सी शेप है, लेकिन वो दो हमें नज़र नहीं आती कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये दो हैं अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर पे रखें। ये जो वैल्यूज़ हैं ये जस्ट मैं सपोज कर रहा हूँ रैंडमली आपको समझाने के लिए। सो इसका मतलब है कि हमारी आंख की रिजॉल्विंग पावर क्या होगी? वो होगी डी 3 सेंटीमीटर के। अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को 3 सेंटीमीटर के फासले पे रखें तो हम इनको स्टिल डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारी रिजॉल्विंग पावर क्या है? ये होगी कि कितने फासले पे रखें तो हम रिजॉल्व कर सकते हैं, वो है 3। सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट
कि रिजॉल्विंग पावर होगी कि वो कितना मिनिमम डिस्टेंस हो जहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट्स को इतने करीब रखें कि वो मिनिमम फासला जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इतनी करीब हों, फिर भी हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उनको डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। सो इसको फर्दर डिटेल जो है वो आप दूसरी वीडियो में समझ सकेंगे, जिसका लिंक मैं इसमें शेयर कर दूंगा। सो ये था आज का टॉपिक हमारा मैग्नीफाइंग पावर और रिजॉल्विंग पावर का। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप कुछ समझ सकें हैं तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।